हेलो बच्चों, मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है? वीडियो ऑडियो अगर दोनों क्लियर हैं तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिखिए यस करके। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इज़ माई वॉइस क्लियर? इज़ ऑडियो इज़ क्लियर टू यू? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बच्चों, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा आपके साथ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम विश्वजीत है, आप मुझे जीतू सर भी बुला सकते हो। मेरा मास्टर्स आईआईटी रुड़की से किया हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। मेरा जो टीचिंग कैरियर है बच्चों वो स्टार्ट हुआ था बहुत साल पहले से, जब मैं आपके एज का था। आपके एज का तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा एज का था। मतलब जब मेरा 12th ख़त्म हो गया था उसी के बाद से ही मैंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया था। 12th के बाद तुरंत ही मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने मेरा जब स्टडी चल रहा था बच्चा, उसी टाइम पे मैं पढ़ा रहा था। और फिर मैं अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया हूँ, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट, और वो भी बहुत अच्छे ब्रांच में, जैसे कि जयपुर का जो सूर्यनगर ब्रांच है, जयपुर 1 ब्रांच है, वहाँ पे पढ़ाया हूँ। और वहाँ पे मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है बच्चों जो बहुत अच्छे बच्चे भी थे और एवरेज बच्चे और बिलो एवरेज बच्चे भी थे। तो उन बच्चों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो बच्चा अच्छा है उनको मैं टॉप लेवल का मटेरियल का कंसेप्ट यहाँ पे डिलीवर करूँगा। और दूसरी बात, जो एवरेज है बिलो एवरेज है उनको भी मैं मेरे साथ लेके चलूँगा। और एक चीज़ याद रखना बच्चों कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तो ये गारंटी देता हूँ मैं कि आपका जितना भी क्वेश्चन बॉटनी में नीट एग्जाम में पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सारा क्वेश्चन। और पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए बॉटनी पार्ट से, एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं आया है। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं जयपुर ब्रांच में उनको पता है कि एक भी क्वेश्चन सिंस लास्ट 3 years नॉट ए सिंगल क्वेश्चन हैज़ कम आउट ऑफ माई नोट्स। तो आपको मेरा नोट्स पढ़ना है और ब्लाइंडली फॉलो करना है, ठीक है। और चलो मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है। पहले क्लास में जब आप बैठ रहे हो ना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और आपको लाइफ में एंजॉय भी करना है। तो एंजॉय करने के लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम कब मिलेगा? अगर आप क्लास में अच्छे से सुन रहे हो। तो अगर अच्छे से सुन रहे हो तो रिवाइज करने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा तुरंत आपको क्या करना है बच्चों, तुरंत आपको क्लास नोट्स पढ़ना है। मेरा नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने मेरा नोट्स नहीं पढ़ा अभी तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2 साल के बाद जब आपका नीट का पेपर होगा उस टाइम पे आप रियलाइज़ करोगे कि आपने कितनी बड़ी चीज़ मिस कर दिया। एक भी सवाल बच्चों मेरे नोट से बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने क्लास नोट्स पढ़ा बच्चों, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करना है। और मेरा जो नोट्स होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड नोट होगा। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस चैप्टर में थोड़ा बहुत हमें ज़रूरी होगा उसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और वो भी मैक्सिमम 5% पढ़ेंगे बच्चों, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2017 के बाद से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर भी आ रहा है। जैसे कि वो सिग्नल पेप्टिडेज के बारे में पूछ रहा है, क्रोमोसोम के आर्म्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो पूछ रहा है। तो हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ को छोड़ दे। तो हम क्या करेंगे, वो सारा चीज़ भी हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया बच्चों, क्या करना है, जो भी डीपीपी में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उस डीपीपी को सॉल्व करना है। डीपीपी सॉल्व करने के बाद आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उस मटेरियल से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो आप हमारा जो फिजिक्स वाले प्लेटफॉर्म से आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसको प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो नहीं, आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, एमटीजी फिंगर टिप्स आता है, उससे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
ओके, तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं बच्चों, इसको फॉलो करो। मैं गारंटी दे रहा हूं आप 2 साल के बाद मुझे बोलोगे कि सर आपने बहुत सही कहा था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं बच्चों, तो जिसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करें, हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? उसके पीछे रीजन है बच्चों। सबसे पहला ये कंसेप्चुअल है जो मुझे अच्छा लगता है, कंसेप्ट वाला चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहां से क्वेश्चन कितने आते हैं बच्चों नीट में? 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और 3 से 5 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, मतलब 12 to 20 मार्क्स, और ये बहुत बड़ा मार्क है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, और ये सिर्फ 3 से 5 क्वेश्चन की बात नहीं है। ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स है, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन, ये सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पे आपको सेल का नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ सेल डिवीजन भी आपको तभी आएगा बच्चों, समझ में आएगा जब आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपको अच्छे से आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जेनेटिक्स 12th क्लास, ये सिर्फ 11th क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, 12th क्लास में जेनेटिक्स आता है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस आता है वो, और जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो भी आपको अगर समझना है तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को अच्छे से समझना जरूरी। ठीक है, तो चलो मैं आपका टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करता हूं बच्चों इस चैप्टर को, और हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और एक चीज क्या कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, चैट बिल्कुल रोक दो। ठीक है, मियोसिस माइटोसिस, यस बच्चों, सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और ये सजेस्ट भी कर रहा हूं कि आप लोग चैट को रोक दो बच्चों। ठीक है, चैट को रोक दो, और आपको सुनना है, और जो बच्चा चाहता है नोट्स लिखना वो नोट्स लिख सकता है, लेकिन क्योंकि मैं यहां पे सारा चीज लिखूंगा तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो 2 तरह की चीजें मिलता है। जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हो तो सिस्टम देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, वो क्या है? एक चीज है जिसमें लाइफ बिल्कुल नहीं है, और आप मुझे देख रहे हो बच्चों जिसमें क्या है? लाइफ प्रेजेंट है। तो हम दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं उनको हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे। कौन कौन सा देखते हैं बच्चों? एक है जिसको आप क्या कहते हो, एक है जिसको आप कहते हो इनएनिमेट थिंग्स। क्या कहोगे? इनएनिमेट थिंग्स। ओके, और दूसरा चीज क्या है बच्चों? दूसरा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इस तरह से 2 तरह की चीजें आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो इनएनिमेट थिंग्स है इसका मतलब क्या है ना? तो इनएनिमेट थिंग का मतलब वो चीज है जिसमें लाइफ नहीं होगा, जिसको आप क्या कहते हो? नॉन लिविंग कहते हो। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको आप क्या कहते हो? इनएनिमेट। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये मार्कर हो गया, या फिर जो भी नॉन लिविंग है उसको आप क्या कहते हो? इनएनिमेट। और जो लिविंग होता है उसको आप क्या कहते हो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो लिविंग होगा उसको आप क्या कहोगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? अब देखो तो इन दोनों में क्या है जिसकी वजह से ये नॉन लिविंग है और ये क्या है? लिविंग है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि नॉन लिविंग और डेड में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है? नॉन लिविंग और डेड, नॉन लिविंग और डेड, चलो मैं बताता हूं। ठीक है, नॉन लिविंग का मतलब जिसमें कभी लाइफ था ही नहीं उसको आप क्या कहोगे? नॉन लिविंग। और डेड का मतलब क्या? जिसमें कभी लाइफ था लेकिन अभी नहीं है तो उसको आप क्या कहोगे? डेड कहोगे। तो मेरा जब डेथ होगा तो मुझे नॉन लिविंग नहीं कहोगे, मुझे क्या कहोगे? डेड कहोगे। और इसको आप क्या कहोगे बच्चों? नॉन लिविंग कहोगे, क्योंकि ये जब बना था उसी टाइम से ही क्या नहीं, इसके पास लाइफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसको आपने नॉन लिविंग क्यों कहा बच्चों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? इसके पास लाइफ नहीं है। नहीं है को मैंने क्या लिखा? नेगेटिव। ठीक है, नहीं है को मैंने क्या लिखा बच्चों? नेगेटिव कहा। ओके, अब उसके बाद लिविंग अगर है तो वो क्यों लिविंग है? क्योंकि इसके पास क्या है? लाइफ प्रेजेंट है। और लाइफ है तो मैंने उसमें क्या लिखा बच्चों? पॉजिटिव लिखा। ठीक है, प्रेजेंट है तो मैंने क्या लिख रहा हूं बच्चों? पॉजिटिव। और अगर एब्सेंट है तो मैंने क्या लिखा? नेगेटिव लिखा।
ठीक है, अब देखो, तो जब हम नॉन लिविंग और लिविंग को देख रहे हैं तो उनमें लाइफ नहीं होता या फिर होता है, ये किससे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है सेल के प्रेजेंस या एब्सेंस से। अगर किसी स्ट्रक्चर में सेल एब्सेंट है, नेगेटिव है, एब्सेंट है, तो मैंने क्या कहा? नॉन लिविंग। अगर प्रेजेंट है तो उसको मैंने क्या कहा? लिविंग। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को अगर लिविंग होना है तो उसके पास क्या होना जरूरी है बच्चों? सेल होना जरूरी है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म से सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल्स होता है। और इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है क्या कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हैं बच्चों? सेल से बने, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल का नंबर क्या हो सकता है बच्चों? सेल का नंबर एक भी हो सकता है, सेल का नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सेल का नंबर एक से ज्यादा है तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहोगे बच्चों? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यूनि का मतलब क्या है? यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, तो अगर एक सेल है तो उसको मैंने क्या कहा बच्चों? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर उस ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल है, मल्टीपल सेल्स है, मेनी सेल्स है, तो उसको आप क्या कहोगे? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया क्या है बच्चों? बेसिस क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। तो कितना सेल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपने उसको क्लासिफाई किया। अब ये बताओ कि इन दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह के ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाते हैं बच्चों? यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर? बताओ। यस बच्चों बताओ। मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बच्चों तो वहां पे एक वर्ड यूज किया है, क्या? सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल लिखा है। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म किससे बने होंगे? बहुत सारे सेल से बने होंगे। तो इसीलिए मैं क्या कहूंगा, यहां पे लिखूंगा बच्चों, दोनों में कॉमन कौन सा होगा? दोनों में कॉमन होगा कौन सा? कौन सा होगा बच्चों? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कॉमन होगा। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? मल्टी सेल्युलर होगा। ठीक है, अभी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उसको आप और क्या कहते हो बच्चों? यहां पे लिख देता हूं क्या? सम ऑर्गेनिजम्स। ओआरजी क्या है बच्चों? ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेल्युलर है, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म, यहां पे लिख देता हूं मैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें से ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? मल्टी सेल्युलर है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं ताकि आप इस चैप्टर से जब क्वेश्चन करो तो वो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो चलो मैं बताता हूं उसके कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों। जब आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। सारे के सारे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों, कौन सा? माइकोप्लाज्मा। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा यूनिसेल्युलर होता है। उसके साथ साथ प्रोटिस्ट में कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि आप बात करते हो किसके बारे में? यूग्लिना की बात करोगे। ठीक है, या फिर आप किसकी बात करोगे बच्चों? प्रोटोजोआ की बात करोगे। ठीक है, या फिर आप डायटम्स की बात करोगे। और एक फंगस होता है जो कि यूनिसेल्युलर होगा, जिसको आप डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हो, और उसको आप क्या कहते हो बच्चों? यस, वेरी गुड, पीपीएलओ, वेरी गुड। जिसने भी कहा पैरामीसियम, शाबाश बच्चों, शाबाश। डायटम्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, एमीबा भी बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग। एमीबा, ठीक है, पैरामीसियम, चलो लिख देता हूं बच्चों, वेरी गुड, दिल खुश हो गया बच्चों। ठीक है, पैरामीसियम। और एक ईस्ट को भी लेता हूं मैं, किसको लेता हूं? ईस्ट। तो ये सब क्या है बच्चों? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जांपल्स है। ये सारे एग्जांपल्स आप आगे जाके पढ़ोगे। ओके, अब उसके बाद जब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल की बात करोगे तो वहां पे किसकी किसकी नाम लूंगा बच्चों मैं? जितने भी फंगस है, जितने भी फंगस है वो सब के सब क्या होंगे? मल्टीसेल्युलर, एक्सेप्ट ईस्ट। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लूंगा बच्चों? जितने फंजाई है वो आ जाएगा, और जितने भी एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स है वो कहाँ आ जाएंगे? मल्टीसेल्युलर में आ जाएंगे। और जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब कहाँ आ जाएंगे? वो आ जाएंगे मल्टीसेल्युलर में। कहाँ पे? मल्टीसेल्युलर। ओके, ग्रेट। तो ये क्या था बच्चों? आपका कुछ इंट्रोडक्शन था। और एक चीज बच्चों, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में क्या डाउट आएगा। तो आपको सेल का डेफिनेशन क्या है, क्या है, एक सीक्वेंस होता है ना,
पढ़ते वक्त एक सीक्वेंस होता है। आप मुझे मत सिखाओ कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है, तो सीक्वेंस होता है, तो उस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब ये तो देखा क्या कि हमने ये देखा कि जो इनएनिमेट और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में लाइफ होता है, एक में लाइफ नहीं होता है। और लाइफ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल, ये देखा हमने। अब चलो हम इस सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? सेल के बारे में। ओके, तो जब आप सेल की बात करते हो, किसकी बात करते हो? सेल की बात, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो सेल को जब हम स्टडी करते हैं, डायटम जो है बेटा वो एक प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो। डायटम के बारे में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल में पढ़ना है, ठीक है, आगे पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जब हम सेल को स्टडी करते हैं उसके लिए हम दो टर्म्स यूज करते हैं। कौन कौन सा? एक है बच्चों, एक है साइटोलॉजी, एक क्या है? साइटोलॉजी, और एक क्या है बच्चों? सेल बायोलॉजी। तो जब आप सेल को स्टडी करते हो तो क्या कहते हो? आप साइटोलॉजी स्टडी कर रहे हो या फिर क्या कह रहे हो? सेल बायोलॉजी स्टडी कर रहे हो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। तो जब आप सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो, किसको बच्चों? सेल के स्ट्रक्चर को, मतलब उस सेल में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर कैसा है उसको स्टडी करते हो, तो क्या कहते हो? साइटोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में भी हम किसको स्टडी करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर। तो दोनों तो सिमिलर हो गए। तो डिफरेंस कहां पे है कि सेल बायोलॉजी में हम सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर को ही स्टडी करेंगे ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ सेल का फंक्शन क्या होगा उसको भी हम स्टडी करते हैं। किसको बच्चों? सेल के फंक्शन को भी स्टडी करते हैं। अलग अलग टाइप के जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसको हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो सेल है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब सेल का रिप्रोडक्शन। अब सेल कैसे रिप्रोड्यूस करेगा भाई? अब सेल का रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बताओ? कोई बता पाएगा सेल का रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एनीबॉडी प्लीज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल रिप्रोडक्शन? अरे भाई किसी ने पूछा कि वायरस जो है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है? वायरस में तो सेल है ही नहीं, तो उसको यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर कैसे कहोगे? यस, वेरी गुड, सेल डिवीजन। शाबाश बच्चों। तो ये कैसे, जब मैं सेल का रिप्रोडक्शन की बात करूंगा इसका मतलब क्या है? सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद उस सेल में जो अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रहा है, उसका रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सेल में बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों और वो रेगुलेट होता है, तो उसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने देख लिया कि आपने कहा सेल डिवीजन, शाबाश। रोक दो चैट रोक दो, ग्रेट, ठीक है। तो सेल का रेगुलेशन का मतलब समझ में आया क्या? कि सेल में जो अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, ये सारा चीज क्या होता है? एक रेगुलेट होता है। जीन उन सभी चीजों को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो उसको भी हम स्टडी करते हैं। मतलब जब आप सेल के बारे में हर एक चीज पढ़ते हो तो उसको आप क्या कहोगे? उसको कहोगे आप क्या? सेल बायोलॉजी। अगर सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हो, सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तब आप उसको क्या कहोगे? साइटोलॉजी। तो ये डिफरेंस है बच्चों। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेल बायोलॉजी इट इंक्लूड्स साइटोलॉजी, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या देखा, देखो कि सेल का जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? सेल का स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो वहां पे क्या हम अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे गलत आंसर देंगे, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, कैन वी ऑब्जर्व ए सेल विथ नेकेड आई? नेकेड आई मतलब खाली आंखों में, है ना, बिना माइक्रोस्कोप से। क्या हम बिना माइक्रोस्कोप से सेल को देख सकते हैं, एक सिंगल सेल को? नो, नो, ओके, यस, नो। ओके बच्चों, मुझे पता था बहुत सारे बच्चे बोलेंगे और वो गलत आंसर देंगे। बच्चों आपको ये पूछना चाहिए था कि सर कौन सा सेल, कौन सा सेल, ठीक है। अगर मैं ऑस्ट्रिच का एग दे दूंगा तो वो तो इतना बड़ा होता है, उसको आप आराम से देख सकते हो, है ना। मैं अगर बोलता कि नॉर्मली सेल को हम देख पाते हैं कि नहीं, तो आप बोलते नहीं कहते। या फिर आप मुझे पूछते कि सर आप सेल बोले तो कौन सा सेल की, किस सेल की बात कर रहे हो, है ना। तो सेल कैन बी ऑब्जर्व विथ नेकेड आई और इट कैन नॉट बी ऑल्सो ऑब्जर्व बाय नेकेड आई। वो डिपेंड करेगा सेल कौन सा है। यस, ओके।
तो देखो बच्चों, जो नॉर्मली जो सेल हमें मिलता है, मैक्सिमम सेल कैसा होता है? यस, वेरी गुड, ऑस्ट्रिच एग आपने लिखा बच्चों, वेरी गुड। ओके, प्लीज स्टॉप चैटिंग। ठीक है, तो जब हम सेल को नॉर्मली हम सेल को देखते हैं तो उसमें से ज्यादातर सेल कैसा है? बहुत छोटा है, और वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। नेकेड है मतलब खाली आंखों से हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम उसको खाली आंखों से देख नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें क्या जरूरी है बच्चों? हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट क्यों होता है? फॉर स्टडी दी सेल। सेल का स्ट्रक्चर को अगर हमें स्टडी करना है तो हमें क्या चाहिए बच्चों? माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप पहले कौन सा माइक्रोस्कोप बना था? लाइट माइक्रोस्कोप बना था। उसके बाद इस माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आया बच्चों, और एडवांसमेंट आते आते क्या हुआ बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। नो डाउट सेल के स्ट्रक्चर को आप लाइट माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हो, लेकिन सेल का सारा स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते हो। तो अगर आप सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और सुनना है बच्चों, ये 2006 में ये सवाल आ चुका है, सो यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। चैट बंद कर दो बच्चों, एक कांसेप्ट बताने जा रहा हूं और इसीलिए आपको चैट बंद करना है। और जो बच्चा सीखना नहीं है वो आराम से क्या करे? वो बंद कर दे। देखो बच्चों, मैंने इसीलिए रेगुलेशन को 2-3 बार कहा है ना, 2-3 बार कहा। रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेट करना है ना। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना। सेल के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो उन सभी इवेंट्स को जीन का नाम तो आपने सुना होगा ना। तो जीन कंट्रोल करता है, जिसको आप क्या कहते हो? रेगुलेट करना, है ना। जो फैन का रेगुलेटर होता है ना बच्चों, हम क्या करते हैं? स्पीड को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। वही चीज है जो इवेंट है। कुछ इवेंट कभी बंद होता है, कभी सेल के अंदर कुछ कभी स्पीड हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, कि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो मैं बता रहा हूं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। और ये सवाल आ चुका है, तो इसलिए आपको सुनना है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा बच्चों? मैंने एक चीज कहा कि जितने भी सेल्स है उसके स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, तो यू नीड द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सवाल ये आता है, क्या रीजन था जिसकी वजह से लाइट माइक्रोस्कोप से हम सारा स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर सकते? उसके पीछे रीजन क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है बच्चों? मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं बच्चों कुछ पॉइंट्स, जैसे कि क्या फीचर्स लिख रहा हूं, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पे मैं लाइट माइक्रोस्कोप के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों? LM, ठीक है, आप पूरा लिखना है। और क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए क्या लिखूंगा बच्चों? मैं EM लिखूंगा, ठीक है। एक टर्म आता है जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप कहते हो मैग्नीफाइंग पावर। क्या बच्चों? मैग्नीफाइंग पावर। अब ये मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है? देखो, जूम करने की एबिलिटी। जब माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जिस सेल को हम देख रहे हैं, उसका कितना टाइम बड़ा साइज करके माइक्रोस्कोप हमें दिखाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और वो वैल्यू क्या है उसको मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये कितना टाइम बढ़ा सकता है बच्चों? बढ़ा के दिखा सकता है बच्चों? 1000 टाइम्स लार्ज करके दिखा सकता है। और मैक्सिमम कितना दिखा सकता है? 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। सेल का साइज जितना होगा उसका 1000 टाइम्स या फिर 1500 टाइम्स क्या करेगा? उसको जूम करके एनलार्ज करके उसको दिखाएगा, ठीक है। और वो जो टाइम्स है उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बच्चों? x यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं ये लिख रहा हूं कि 5x, इसका मतलब क्या है? वो 5 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं 1000x लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या बच्चों? वो 1000 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये x का मतलब आपको नहीं पूछना है, मैं यहां पे बता दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना टाइम बड़ा करके दिखा सकते हैं बच्चों? 1 लाख टाइम क्या कर सकता है? किसी सेल को बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। तो दोनों में, तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि दोनों माइक्रोस्कोप, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसका मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है बच्चों? मैग्नीफाइंग पावर किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, ये कि और एक टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन पावर।
क्या है रेजोल्यूशन पावर, और ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब रेजोल्यूशन पावर का मतलब क्या है देखते हैं। देखो बच्चों, मान लो यहां पे मैंने दो पार्टिकल्स बनाया, ठीक है, और ये दोनों पार्टिकल कैसे हैं बच्चों, पास पास है। कैसे हैं, पास पास है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, क्लोजली प्लेस्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन पावर का मतलब क्या होता है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश क्लोजली प्लेस्ड पार्टिकल्स। जो नजदीक में होते हैं अलग अलग पार्टिकल, उनको अलग अलग दिखाने की एबिलिटी को आप क्या कहोगे, आप कहोगे रेजोल्यूशन पावर। तो जो माइक्रोस्कोप जितना नजदीक वाली चीजों को अलग अलग करके दिखाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसका मैग्नीफाइंग पावर उतना उसका रेजोल्यूशन पावर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब मैं और एक एग्जांपल लेके बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान लो एक माइक्रोस्कोप है और उस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर कितना है बच्चों, 5 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर का मतलब क्या है मैं बताता हूं अभी। ठीक है, मान लो कितना है, 5 माइक्रोमीटर है। तो अगर उस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर 5 माइक्रोमीटर है, इसका मतलब क्या होगा, चलो बताता हूं। कि मान लो यहां पे दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए और क्या है, पार्टिकल बी है। तो अगर इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो अगर 5 माइक्रोमीटर है या फिर उससे ज्यादा है, तभी जाके ये माइक्रोस्कोप क्या करेगा, इन दोनों पार्टिकल को अलग अलग दिखाएगा। लेकिन इन दोनों पार्टिकल के बीच अगर डिस्टेंस, ए और बी के बीच अगर डिस्टेंस मान लो लेस देन 5 माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो आपको ये पार्टिकल ए और बी अलग अलग नहीं दिखेंगे। वो आपको कैसे दिखाई देगा, एक ही पार्टिकल जैसे दिखाई देगा। समझ में आया ना बच्चों, समझ में आया। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्या कि रेजोल्यूशन पावर का मतलब क्या है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड पार्टिकल्स। दो पास पास में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनको अलग अलग दिखाने की क्षमता को, एबिलिटी को आप क्या कहते हो, आप कहते हो रेजोल्यूशन पावर। तो जो जितनी नजदीक वाली चीजों को दिखाएगा अलग अलग, उसको मैं क्या बोलूंगा, हाई रेजोल्यूशन पावर वाला माइक्रोस्कोप कहूंगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या कहा, रिपीट कर रहा हूं बच्चों इसको, क्योंकि ये बच्चे नहीं समझते हैं। क्या कि दो पार्टिकल ए और बी है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस अगर मान लो क्या है, 5 माइक्रोमीटर या उससे ज्यादा होने से ही अगर वो माइक्रोस्कोप इन दोनों पार्टिकल को अलग अलग दिखा रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, उस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर कितना होगा, 5 माइक्रोमीटर होगा। लेकिन उससे अगर डिस्टेंस कम है तो उस केस में आपको क्या दिखाई, कैसे लगेगा बच्चों, कि दोनों पार्टिकल कैसा होगा, एक जैसे ही लगेगा। है तो दोनों पार्टिकल अलग अलग, लेकिन वो आपको कैसे लगेगा, एक जैसे दिखाई देगा। समझ में आया ना बच्चों। अगर समझ में आ गया तो बच्चों आप लोग यस कर दो। ओके ग्रेट, ठीक है। तो चलो बच्चों मैं अभी यहां पे बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो रेजोल्यूशन पावर है, किसका रेजोल्यूशन पावर कितना होगा उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, इसका रेजोल्यूशन पावर कितना होता है बच्चों, 0.2 माइक्रोमीटर होता है। म्यू एम लिख रहा हूं, मतलब क्या है, माइक्रोमीटर है। ओके, और जब मैं क्या करूंगा बच्चों, जब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लूंगा तो वहां पे कितना आएगा, 0.5 नैनोमीटर आएगा। कितना आएगा, नैनोमीटर। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज याद रखना है क्या बच्चों, कि जब आप nm लिख रहे हो इसका मतलब क्या है, 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और जब आप माइक्रोमीटर है ना, म्यू एम लिख रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, माइक्रोमीटर। ओके बच्चों, वेरी गुड, गुड, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, माइक्रोमीटर का मतलब क्या बच्चों, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों माइक्रोस्कोप में कौन सा वैल्यू बड़ा है बच्चों, वैल्यू की बात कर रहा हूं, रेजोल्यूशन पावर की बात नहीं करो। वैल्यू कौन सा बड़ा है, बताओ। ये वैल्यू बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 0.2 × 10⁻⁻6, और इसका वैल्यू क्या है, 0.5 × 10⁻⁻10। तो बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू है। मतलब क्या है, डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तभी जाके ये क्या करेगा, दोनों पार्टिकल को अलग अलग दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका रेजोल्यूशन पावर क्या है, कम है। ठीक है, जो सिंपल सी बात है, जो माइक्रोस्कोप जो जितना नजदीक वाली चीजों को अलग अलग दिखाएगा, उसका रेजोल्यूशन पावर क्या है, उतना ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या बोलूंगा बच्चों, यहां पे लिख दूंगा क्या, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर क्या है,
हाई होता है, और ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका रेजोल्यूशन पावर कैसा होगा, उसका रेजोल्यूशन पावर कैसा है बच्चों, लो है। लो के लिए मैंने क्या लिखा, नीचे की तरफ एरो दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद और देखो, ठीक, यहां पे भी लिख देता हूं बच्चों, ये क्या है, ये लो है, और ये क्या है बच्चों, हाई है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज देखना है क्या, कि हम ये जो माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप में हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन से रेडिएशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, रेडिएशन के बारे में। सो विच रेडिएशन इज यूज इन दिस टू माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। तो अगर देखो बच्चों, अलग अलग बुक में ये वैल्यू आपको अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो कौन से रेडिएशन को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। तो लाइट माइक्रोस्कोप में नाम से ही पता चल रहा है, हम यहाँ पे कौन से रेडिएशन को यूज करेंगे, लाइट को यूज करेंगे। किसको बच्चों, लाइट को। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसको यूज करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन को हम यूज करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे, उसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, लैम्डा से। किससे बच्चों, लैम्डा से, ठीक है। और उसका वेवलेंथ कैसा होगा, लो होगा। और यहीं से सवाल आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो वेवलेंथ को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसका वेवलेंथ क्या बच्चों, कम होगा एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन विच वी यूज इन लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब जो वेवलेंथ है ना, तो यहां पे लिख देता हूं, वेवलेंथ भी लिख देता हूं बच्चों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लैम्डा का मतलब क्या है बच्चों, ये लैम्डा है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो रेडिएशन यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो वेवलेंथ हम यूज करेंगे, उसका वेवलेंथ कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है बच्चों, देखो कि जब आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो कौन से सेल को स्टडी कर सकते हो, कौन से सेल को स्टडी कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप सिर्फ डेड सेल को ही स्टडी कर सकते हो। कौन से सेल को, डेड सेल को। लिविंग सेल को आप क्या नहीं कर सकते हो, स्टडी नहीं कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्यों, क्योंकि ये जो आप इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हो ना बच्चों, वो क्या करेगा, अगर लिविंग सेल भी है तो उसको किल कर देगा, उसको किल कर देगा। इसलिए आप लिविंग सेल को क्या नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बच्चों, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उससे आप कौन से सेल को स्टडी कर सकते हो, लिविंग सेल को और डेड सेल, दोनों टाइप के सेल को क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है और उसको आपको पढ़ना, ठीक है। और एनसीईआरटी पॉइंट लिखता है क्या, कि द डिटेल्ड study of cell was possible only after the invention of microscope and its improvement leading to electron microscope। E माइनस लिख रहा हूं, मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, सेल के स्टडी को आप जब डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, ये कब पॉसिबल हुआ बच्चों, तभी पॉसिबल हुआ जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। पहले तो लाइट माइक्रोस्कोप बना, लेकिन उससे हमने डिटेल स्टडी नहीं कर पाया, स्टडी कर पाए लेकिन डिटेल में स्टडी नहीं कर पाए, ठीक है। तो और इसी से सवाल आया है बच्चों। और ये क्यों हुआ, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए बच्चों। चलो अभी जो बच्चा समझे हैं बच्चों, वो ये सवाल को करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करो बच्चों, इस सवाल को करो, अभी इस सवाल को करो। देखो ये सवाल आ चुका है ना बच्चों, 2006 में आ चुका है ये सवाल, करके बताओ बच्चों।
कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बताओ। सी, कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं, सी डी, डी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का आंसर जो है वो सी आ रहा है, लेकिन ज्यादातर आंसर क्या आ रहा है बच्चों, डी आ रहा है। ओके ग्रेट। क्यों बच्चों, क्योंकि लाइट, देखो सवाल में क्या पूछा है, ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ सेल्स कैन विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज बिकॉज, ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका रेजोल्यूशन पावर क्या होता है बच्चों, वो मच मोर हायर देन लाइट माइक्रोस्कोप, इसीलिए होता है। ठीक है ना, देखो ये सवाल आ चुका है और ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी ये सवाल आ चुका है बच्चों, इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना था। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अभी। ओके हो गया बच्चों, हो गया, प्लीज स्टॉप योर चैट। ओके बच्चों चलो अब देखते हैं आगे कि जब हम, तो अब मैं बात करूंगा किसके बारे में बच्चों, सेल के बारे में, और आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सेल के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। क्या कि जो सेल है, क्या है बच्चों, सेल है, सेल हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, और हमने क्या देखा बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक से ज्यादा सेल होता है, और जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होगा उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा है एनसीईआरटी ने, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो एक ही सेल से बना हुआ है, वो क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो मान लो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, एक बैक्टीरियम जिसका नाम क्या है, ई कोलाई। क्या है, ई कोलाई, और ये कितने सेल से बना है, एक ही सेल से बना है, और ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, और ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस ई कोलाई इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा बच्चों, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकते हैं, दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो लाइफ में, लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जो एसेंशियल फंक्शंस चाहिए बच्चों, वो एसेंशियल फंक्शंस कहाँ हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, क्या जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, एसेंशियल फंक्शंस को, एसेंशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दो चीज आपको याद रखना था। ठीक है, अब उसके बाद क्या बच्चों, कि जो सेल होता है, जो सेल है उसको आप क्या कहते हो, सेल को आप कहते हो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहोगे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहोगे। ठीक है, उसको और आप क्या कहते हो बच्चों, सेल को, सेल को आप कहते हो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर क्या बोलोगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहां पे एक जरूरी बात क्या बच्चों, कि जो सेल है उसको आप सभी ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा बच्चों, सभी ऑर्गेनिज्म में सेल को ही आप क्या कहोगे, यूनिट ऑफ लाइफ कहोगे। क्या कहोगे, यूनिट ऑफ लाइफ कहोगे।
ठीक है। अब हम क्यों कहते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है? क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बॉडी होता है वो सेल से बना होगा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बना होता है। इसीलिए आपने क्या कहा, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद और क्या, जो ऑर्गेनिज्म है वो जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो किसके वजह से होता है बच्चों? दैट फंक्शन इज ड्यू टू दी फंक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो उसके सेल के फंक्शंस की वजह से होता है। इसीलिए आपने कहा सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, या फिर ऑर्गेनिज्म। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, उनका जो बॉडी होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। इसीलिए आप क्या कहते हो? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हो। ओके, अब उसके बाद क्या, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं बच्चों, तो वहां पे एक चीज लिखा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम क्यों कहते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, अब देखो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना है। देखो, मान लो ये क्या है बच्चों? एक सेल है। ये क्या है? सेल है। और सेल के अंदर क्या होगा? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल्स होंगे। तो ये मान लो क्या है? छोटे छोटे जो आपको गुलाब जामुन जैसे दिख रहा है वो क्या है? ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, अब देखो, ये बाहर जो है वो मान लो क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मैंने क्या लिखा बच्चों? पीएम लिखा। क्या लिखा? पीएम लिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कहा? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहा। क्या कहा? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहा। अब मैं इससे मैं क्या करूंगा बच्चों? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा हूं बच्चों? रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, अब जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव किया तो इसके अंदर ऑर्गेनेल तो प्रेजेंट है। तो अब क्या मैं इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहूंगा? बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा। ठीक है, तो अगर आप किसी सेल से कुछ स्ट्रक्चर को आप रिमूव कर देते हो तो आप क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहोगे। ठीक है, और ये जो चीज है ये सेल का कंपोनेंट है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये कब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा बच्चों? जब ये क्या होगा? कंप्लीट सेल होगा। तो अगर आप यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब क्या क्या आपने सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया, तब ये इनकम्प्लीट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? इनकम्प्लीट हो गया, और अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? इट हैज टू बी ए कंप्लीट सेल। ठीक है, और इसीलिए हमने क्या कहा? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा। ठीक है, और एनसीईआरटी इसी पॉइंट को लिखता है बच्चों, जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? वाई? बिकॉज एनीथिंग लेस देन a complete structure of cell does not ensure independent एग्जिस्टेंस। तो अगर उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करना है तो उसको क्या होना चाहिए बच्चों? उसको एक कंप्लीट सेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेल होना चाहिए। ये समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया तो यस कर दो बच्चों, यस लिख दो आपको। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम बात करें किसके बारे में? सेल के डिस्कवरी रिलेटेड चीजों को। किसको? डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल्स। ठीक है, अब जब मैं सेल की डिस्कवरी की बात करूंगा तो यहां पे बच्चों हो गया बच्चों, प्लीज स्टॉप चैटिंग। ओके, थैंक यू थैंक यू। अब पता है ना, देयर इज ए सेइंग इन चाइना। चाइना में कहावत है बच्चों कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। रिपीट कर रहा हूं
इन चाइना देयर इज ए सेइंग कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो इतनी इजी चीज़ है जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो तो बहुत महान है भाई, है ना, महान आत्माएं होंगे। चलो ठीक है, डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। तो जब हम सेल की डिस्कवरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन चीजें नाम में आता है बच्चों। क्या क्या? एक तो आता है कौन? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक की बात करेंगे हम लोग। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? लेवेनहुक के बारे में। और फिर बात करेंगे हम रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं बच्चों। तो रॉबर्ट हुक ने किस तरह से सेल को डिस्कवर किया? तो देखो बच्चों, आपको पता है ना, आपको एक ये टर्म आता है क्या बच्चों? कॉर्क का मतलब आता है ना। देखो, जो शीशा होता है ना, जो मेडिसिन के लिए होता है, उसमें क्या होता है? ऊपर एक लकड़ी का कैप होता है ना, उसको आप क्या कहते हो? कॉर्क से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कॉर्क से बना हुआ है। और जो कॉर्क होता है बच्चों, वो जब बना हुआ होता है, प्लांट के बॉडी में जब बना हुआ होता है, वो इनिशियल स्टेज में लिविंग होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तो मैं कॉर्क को क्या कहूंगा बच्चों? कॉर्क इज डेड कंपोनेंट। कॉर्क कैसा है? डेड है। तो उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? थोड़ा सा देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने ये किया कि उन्होंने कॉर्क लिया। किसके कॉर्क को लिया? ओक प्लांट का कॉर्क। कौन से प्लांट का बच्चों? ओक प्लांट का उन्होंने कॉर्क लिया और कॉर्क लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखा। किस में देखा? माइक्रोस्कोप। और जब माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने, तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको कैसे दिखाई दिया? उनको कुछ ऐसे दिखाई दिया बच्चों, उनको कुछ ऐसे दिखाई दिया। ठीक है, इस तरह से दिखाई दिया उनको। तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पे क्या है बच्चों? स्पेस है ना। क्या है? स्पेस है। और उस स्पेस को ग्रीक लैंग्वेज में, इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? होलो स्पेस। क्या कहूंगा? होलो स्पेस। और होलो स्पेस को ग्रीक लैंग्वेज में, कौन से लैंग्वेज में? ग्रीक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं बच्चों? सेल्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूला कहते हैं। ओके, तो क्या हुआ? रॉबर्ट हुक सर ने कॉर्क लिया। कौन से प्लांट का? ओक प्लांट का। उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप और उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे कैविटीज हैं। बहुत सारे क्या है बच्चों? स्पेस है, होलो स्पेस है। उसको उन्होंने क्या कहा बच्चों? सेल्यूला कहा। क्या कहा? सेल्यूला। और इसी सेल्यूलर टर्म से ही कौन सा टर्म डिराइव हुआ है बच्चों? सेल टर्म डिराइव हुआ है। कौन सा? सेल टर्म डिराइव हुआ है। तो मैं क्या कहूंगा बच्चों? मैं ये कहूंगा कि जो रॉबर्ट हुक है, ही डिस्कवर्ड सेल। कहां से बच्चों? फ्रॉम कॉर्क ऑफ ओक प्लांट। कौन से प्लांट का? ओक प्लांट के कॉर्क से उन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन जो सेल को उन्होंने डिस्कवर किया, किसको बच्चों? सेल को उन्होंने डिस्कवर किया। वो सेल किस तरह का सेल था बच्चों? डेड सेल था। कौन सा सेल था? डेड सेल। मैंने क्यों कहा डेड सेल? उसके पीछे रीजन है, थोड़ा सा सुनना है आपको। ओके, प्लीज फोकस करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे बताता हूं बच्चों। यस, इसको हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकता हूं। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, अब देखो होता क्या है। तो मान लो आपने यहां पे एक प्लांट सेल बना रहे हैं बच्चों। क्या बना रहे हैं? प्लांट सेल बना रहे हैं। तो प्लांट सेल के सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर होता है सेल वॉल। क्या होगा? सेल वॉल। सेल वॉल के लिए मैंने क्या लिखा बच्चों? CW लिखा। ठीक है, और जस्ट उसके अंदर क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बना रहा हूं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों? PM। क्या लिखूंगा? PM। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर क्या होगा बच्चों? फ्लूइड होगा। और उसके बाद इसके अंदर क्या होगा बच्चों? फ्लूइड होगा। ठीक है, और उस फ्लूइड को आप क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म कहोगे। और उसके साथ साथ इस फ्लूइड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको आप क्या कहोगे? ऑर्गेनेल। क्या कहोगे? ऑर्गेनेल। तो ये मान लो एक ऑर्गेनेल है, ये मान लो एक ऑर्गेनेल है। इस तरह से क्या है? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। क्या है? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। क्या कि यहां पे जो सेल वॉल होगा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि ये कांसेप्ट है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना है, ध्यान से सुनना है। कि जब सेल वॉल की बात करूंगा तो सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल कैसा होता है बच्चों? नॉन लिविंग होता है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? दिस इज लिविंग। ये कैसा होगा? लिविंग होगा। ठीक है, और एक चीज देखो ध्यान से,
कि अगर मैं यहां से इस सेल वॉल को हटा दूं, यहां से अगर इस सेल वॉल को हटा दूं तो बचा क्या बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर वाला चीज बचा, तो उसको मैं अब क्या कहूंगा, प्रोटोप्लास्ट कहूंगा। क्या कहूंगा, प्रोटोप्लास्ट। रिपीट कर रहा हूं, क्या कि इसके बाहर पहले क्या था बच्चों, सेल वॉल था, उसके बाहर पहले क्या था, सेल वॉल था, तो इस पूरे को मैंने क्या कहा, सेल कहा। अब इस सेल से मैंने क्या किया बच्चों, इस सेल से अभी मैंने सेल वॉल को हटा दिया। किसको हटा दिया, सेल वॉल को। और जैसे ही मैंने सेल वॉल को हटा दिया, उसको मैंने क्या नाम दिया, उसको मैंने कहा प्रोटोप्लास्ट। क्या कहा, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट से मैं अभी क्या करूं बच्चों, प्रोटोप्लास्ट से अभी मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा रहा हूं। किसको हटा रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाने के बाद जो बच गया उसको आप क्या कहोगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहोगे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हाँ, जो एनिमल सेल है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और हम क्या कहते हैं, जो लिविंग सब्सटेंस है सेल का, वो क्या है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्योंकि ये कॉर्क सेल कैसा है बच्चों, कॉर्क किससे बना होगा, सेल से बना होगा। तो कॉर्क सेल कैसा है, डेड है। तो अगर वो कॉर्क सेल डेड है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो पहले प्रोटोप्लाज्म था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसमें जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कैसा है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, लिविंग है ना। और प्रोटोप्लाज्म भी कैसा होता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म भी कैसा होता है, लिविंग होता है। प्रोटोप्लाज्म भी कैसा होगा, लिविंग होगा। तो जो भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं सेल के, उस सेल का डेथ होने के बाद क्या होगा, वो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। और क्योंकि ये कॉर्क जो है वो डेड है, इसीलिए इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म था वो कंप्लीटली क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो अब इसके पास जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे, है ना, अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बेसिकली है क्या बच्चों, दिस इज सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, ये मान लो क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर जो भी चीजें था वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। क्योंकि वो सेल डेड हो गया है तो वो डिकम्पोज हो गया। और डिकम्पोज होने के बाद बचा क्या, सिर्फ सेल वॉल बचा है। ठीक है, तो यहां पे जो मैं आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली है क्या बच्चों, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। और इसीलिए आप कहते हो क्या, इसीलिए कहते हो आप कि एक मिनट बच्चों, ठीक है, और इसीलिए कहते हो कि उन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया वो एक्चुअल में क्या था, सेल वॉल था। क्या था, सेल वॉल था। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, यहां पे क्या कि ही एक्चुअली डिस्कवर्ड सेल वॉल। उन्होंने किसको डिस्कवर किया बच्चों, सेल वॉल को डिस्कवर किया। किसको, सेल वॉल को। ठीक है, इतना समझ में आया ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं अभी आगे जब पढ़ा हुआ है तो वहां पे प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में डिफरेंस क्या है, साइटोप्लाज्म साइटोसोल में डिफरेंस क्या है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा आपको, सारा चीज बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूं बच्चों। चलो, कुछ बच्चों ने पूछा तो इसको मैं थोड़ा सा और एक बार बता देता हूं। क्या कि मान लो ये क्या है बच्चों, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका सेल वॉल हो गया और ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें होगा उसको आप क्या कहोगे, सबको मिला के क्या कहोगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहोगे, प्रोटोप्लाज्म। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं सबको कलेक्टिवली क्या कहते हो बच्चों, प्रोटोप्लाज्म कहते हो। और प्रोटोप्लाज्म कैसा है, लिविंग है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, लिविंग है। और जो सेल वॉल है वो कैसे बच्चों, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। तो सेल का जब डेथ हो जाएगा तो उसमें जो लिविंग कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। और इसीलिए यहां से क्या हट गया बच्चों, तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका प्रोटोप्लाज्म और ये सारा चीज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल। क्या बचेगा, सेल वॉल ही बचेगा। और इसीलिए मैंने कहा यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, बेसिकली सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। और इसीलिए मैंने क्या लिखा बच्चों, इसलिए लिखा कि ही एक्चुअली डिस्कवर्ड सेल वॉल।
क्या डिस्कवर किया? सेल वॉल डिस्कवर किया। इतना समझ में आया ना बच्चों? अगर समझ में आया तो यस कर दो। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है बच्चों, चलो फिर हम बात करें किसके बारे में? और एक साइंटिस्ट के बारे में, जो कौन थे बच्चों? जो थे लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक। ठीक है, अभी आपने इतना चीज पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था बच्चों, वो कौन सा सेल था? डेड सेल था। कौन सा सेल? डेड सेल। तो अगर वो डेड सेल था तो फिर लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? लिविंग सेल को एंटोन वॉन लीवेनहुक ने डिस्कवर किया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? दुनिया में सबसे पहला इंसान जिन्होंने एक लिविंग सेल को देखा भी था और डिस्क्राइब भी किया था, तो वो कौन थे? लीवेनहुक थे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं जो एनसीईआरटी भी लिखता है बच्चों। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी एंड डिस्क्राइब। उन्होंने सिर्फ देखा था ऐसा नहीं, उसके साथ साथ क्या किया था? सेल के बारे में डिस्क्राइब भी किया था। क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब ए लिविंग सेल। ठीक है, और जिस लिविंग सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, वो लिविंग सेल कैसा था बच्चों? दिस लिविंग सेल वाज केपेबल ऑफ मूविंग। जो भी लिविंग सेल को उन्होंने देखा था वो कैसा था बच्चों? वो मूव कर पा रहा था। क्या कर पा रहा था बच्चों? मूव कर पा रहा था। और जो सेल को देखा था, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे, इवन दो दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बट यू हैव टू लर्न दिस। ओके, तो उन्होंने किसको किसको देखा था? उन्होंने देखा था बच्चों, उन्होंने आरबीसी को देखा था, रेड ब्लड सेल। ठीक है, उन्होंने किसको देखा था? प्रोटोजोआ को देखा था, प्रोटोजोआ के सेल्स को देखा था। उन्होंने स्पर्माटोजोआ को देखा था। किसको देखा था? स्पर्माटोजोआ। उसके साथ साथ किसको देखा था? बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारा चीज है बच्चों। तो पहले इंसान जिन्होंने एक लिविंग सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था, वो कौन थे बच्चों? वो थे लीवेनहुक। और जो डेड सेल को देखा था वो कौन थे बच्चों? रॉबर्ट हुक थे। तो अगर आपको सवाल में आए हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको रॉबर्ट हुक लिखना है। अगर वो पूछे कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो क्या करना है? आपको लीवेनहुक लिखना है। क्या लिखना है? लीवेनहुक। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं बच्चों, क्या कि उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर देखा था माइक्रोस्कोप के नीचे, उस स्ट्रक्चर को, उस फिगर को पब्लिश किया एक पेपर में। ठीक है, और एक बुक में पब्लिश किया, और उस बुक को उन्होंने ही लिखा था। उस बुक का नाम क्या बच्चों? माइक्रोग्राफिया। क्या था? माइक्रोग्राफिया। तो आप इसको अपने से लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, माइक्रोग्राफिया उस बुक का नाम है जहां पे इस फिगर को उन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, स्पर्माटोजोआ एक सेल है बच्चों, वो आगे आएगा। ठीक है, सेल है, इतना ही समझो आप। वो तो आगे पढ़ोगे ना, वो आगे पढ़ोगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी तक किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों आराम से। पूछ सकते हो बच्चों आराम से। यस, ओके ग्रेट। चलो ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। उसके बाद मुझे और एक साइंटिस्ट का नाम याद आता है जब मैं सेल की डिस्कवरी की बात करता हूं, और वो कौन है बच्चों? वो है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उन्होंने किसको डिस्कवर किया था बच्चों? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, किसको? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये क्या था आपका? वो सारे साइंटिस्ट जो कि सेल्स के डिस्कवरी के साथ
कहीं ना कहीं पे एसोसिएटेड थे, रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम बात करें किसके बारे में बच्चों, सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में, सेल थ्योरी। और जब आप सेल थ्योरी की बात करते हो तो स्क्लेडन, ये महान साइंटिस्ट के बारे में आप आराम से पढ़ते हो। ठीक है, किसके बारे में, स्क्लेडन के बारे में। उसके बाद और एक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके, कौन है बच्चों, स्वान है। और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रुडोल्फ विर्चो। इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो तीन साइंटिस्ट है जिनका नाम मैंने कहा, कौन कौन, रुडोल्फ विर्चो हो गए, स्क्लेडन हो गए और स्वान हो गए, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है किसके तरफ बच्चों, सेल थ्योरी के तरफ। ठीक है, तो इस सेल थ्योरी में क्या क्या कहते हैं हम एक एक करके देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो जब आप बात करते हो किसके बारे में, स्क्लेडन के बारे में। ठीक है, अब ये बात कब की है बच्चों, 1838 की बात है। और जो भी कैलेंडर, जो भी डेट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारा डेट आपको पढ़ना है। क्यों, क्योंकि देखो 2017 या 16 में बच्चों एक सवाल आ गया था, 17 में जितना याद है मुझे, कि मेंडल ने कब एक्सपेरिमेंट किया था, वो डेट आ गया था। तो आपको हर एक डेट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको आपको याद करना है। ठीक है, पुरकिंजी आपको याद करने की जरूरत नहीं, प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा था, कुछ जरूरी नहीं बच्चों, जितना भी बताया उतना ही काफी है आपके लिए। ठीक है, ओके। तो स्क्लेडन की जब आप बात करते हो तो वो कब की बात है बच्चों, 1838 की बात है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया था। ठीक है, तो और वो कौन से कंट्री को बिलोंग करेंगे उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जर्मनी को बिलोंग करते, तो मैं क्या बोलूंगा, ही वॉज ए जर्मन। ठीक है, और वो कौन थे बच्चों, बॉटनिस्ट थे। क्या थे बच्चों, बॉटनिस्ट थे। सो ही वॉज ए जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, उसके बाद, और क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे तो ऑब्वियसली बात है वो किसको स्टडी करेंगे, प्लांट को स्टडी करेंगे। किसको बच्चों, प्लांट को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, ही स्टडीड प्लांट्स। तो क्या वो एक आधे प्लांट को स्टडी किया बच्चों, नहीं, वो बहुत सारे प्लांट को स्टडी किया। और इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, ही स्टडीड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। उन्होंने किसको स्टडी किया बच्चों, बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स को स्टडी किया। और जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको क्या ऑब्जर्व हुआ बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ही ऑब्जर्व्ड कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं बच्चों, वो बने हैं सेल से। किससे, सेल से बने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। और क्या वो सेल एक ही टाइप के सेल से बना है बच्चों, नहीं, वो अलग अलग टाइप के सेल से बना हुआ है। ठीक है, और इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, इट इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। वो किससे बना है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है। ठीक है, और जो सेल्स हैं, जो अलग अलग टाइप के सेल्स से प्लांट बना हुआ है। ठीक है, और वो प्लांट सेल्स क्या बनाएंगे बच्चों, दे फॉर्म, और जो अलग अलग टाइप के सेल्स है वो क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, प्लांट टिश्यूज फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, प्लांट टिश्यूज। तो उन्होंने इतना कहा था, क्या याद रखना है, स्क्लेडन, he was a German botanist and he studied a large number of plants, and after his study he found that all the plants are made of different kinds of cells, and those different types of cells they form different types of plant tissues। उन्होंने इतना कहा। ओके, अब उसके बाद हम बात करें किसके बारे में बच्चों, स्वान के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा था देखते हैं, वो सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। तो वो ब्रिटेन को बिलोंग करते थे बच्चों, तो मैं क्या बोलूंगा, ब्रिटिश कहूंगा। और वो कौन थे, फिजिशियन थे और उसके साथ साथ जूलॉजिस्ट भी थे। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ही वॉज ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे तो वो क्या करेंगे बच्चों, वो एनिमल को स्टडी करेंगे। तो वो किसको स्टडी किए थे उसको याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, ही स्टडीड। तो वो किसको स्टडी किए थे, वो दो अलग अलग चीजों को स्टडी किए थे। तो पहले किसको स्टडी किए थे, उन्होंने स्टडी किया था पहले किसको, एनिमल सेल को। किसको बच्चों, एनिमल सेल को। तो उन्होंने जब एनिमल सेल को स्टडी किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एनिमल सेल में बाहर की तरफ एक बाउंड्री होता है जो थिन होता है। कैसा होगा, थिन होगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो एनिमल सेल्स है दे हैव ए थिन आउटर लेयर। क्या बच्चों, बाहर की तरफ एक थिन आउटर लेयर होगा। जैसे कि मान लो ये क्या है बच्चों, आपका एनिमल सेल है। क्या है, एनिमल सेल। और ये बाहर क्या है बच्चों, एक थिन लेयर है, कवरिंग है ना, क्या एक थिन कवरिंग है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आज के टाइम पे हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
ठीक है। अब इसका तो अब हम क्या कहेंगे, ये जो थिन लेयर है, थिन आउटर लेयर है, दिस थिन आउटर लेयर इज नाउ कॉल्ड, क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिसको मैं और क्या कहूंगा, सेल मेम्ब्रेन भी कहूंगा। पीएम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम इज सेल मेम्ब्रेन। रिपीट कर रहा हूं, पीएम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये कहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने और क्या किया बच्चों, उन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया, लेकिन प्लांट में किसको स्टडी किया, प्लांट के टिश्यूज को स्टडी किया। किसको, प्लांट के टिश्यूज को स्टडी किया। और उन्होंने एक चीज देखा, उन्होंने तो पहले एनिमल सेल को स्टडी कर दिया था, उसके बाद जब उन्होंने प्लांट टिश्यू को स्टडी किया तो उनको क्या पता चला, इसमें कुछ और एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा है बच्चों, सेल वॉल। और सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। और क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में ही है, एनिमल सेल में नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज द यूनिक फीचर या फिर मैं क्या बोलूंगा, कैरेक्टर ऑफ क्या, प्लांट्स। तो सेल वॉल होना किसका यूनिक कैरेक्टर है बच्चों, प्लांट का कैरेक्टर है। उन्होंने इतना कहा। उसके साथ साथ उन्होंने और क्या कहा बच्चों, उन्होंने सेल हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने क्या दिया बच्चों, सेल हाइपोथेसिस दिया। तो मैं यहां पे लिखूंगा, ही गेव सेल हाइपोथेसिस। सेल थ्योरी नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, सेल हाइपोथेसिस बोल रहा हूं। रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां पे क्या नहीं कह रहा हूं, सेल थ्योरी नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, सेल हाइपोथेसिस कह रहा हूं। तो उन्होंने जब सेल हाइपोथेसिस दिया तो उस सेल हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, उनका जो बॉडी होता है, उनका जो बॉडी होगा वो किससे बना होगा, वो बना होगा सेल से, और किससे बनेगा, सेल के प्रोडक्ट से बना होगा। किससे बना होगा, सेल और सेल के प्रोडक्ट से बना होगा। अब इसका मतलब क्या है देखेंगे, इसका मतलब क्या है देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। देखो, मान लो बच्चों, मान लो मैं यहां पे क्या करूं बच्चों, बहुत सारे सेल्स बना रहा हूं, ठीक है। ये सब एक एक क्या है बच्चों, सेल्स है। ये सब क्या है बच्चों, सेल। ठीक है, अब देखो, ये अगर सब सेल है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, एक टिश्यू कहूंगा। क्या कहूंगा, टिश्यू कह सकता हूं, है ना। तो सपोज ये क्या है, टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे कुछ केमिकल बना बच्चों। क्या बना, केमिकल। और केमिकल कहां बन रहा है, इनसाइड दिस सेल। कोई बच्चा अंकिता हाई बोल रहा है, वो अंकिता हाई ही बोलेगा। और सुनो, जो बच्चा अंकिता हाई बोल रहा है ना, वो बच्चे को कभी अच्छा लड़की मिल ही नहीं सकती है, और बेवड़ी मिलेगी उसको, ठीक है। अब देखो, ये क्या है बच्चों, सेल है। सेल के अंदर क्या बन रहा है बच्चों, सेल के अंदर बन रहा है कुछ प्रोडक्ट्स, है ना, कुछ केमिकल बन रहा है। और ये केमिकल क्या होगा बच्चों, बाहर आएगा। क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। तो यहाँ पे केमिकल बना, ठीक है, और वो क्या हो रहा है बच्चों, सेल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल बन रहा है, और क्या हो रहा है बच्चों, सेल के बाहर आ रहा है, सेल के बाहर आ रहा है। और सेल के बीच जो स्पेस होता है, उस स्पेस को आप क्या कहते हो बच्चों, उस स्पेस को कहते हो इंटरसेलुलर स्पेस। देखो, ये सेल है, ये सेल है, इन दोनों के बीच ये जो स्पेस है उसको आप क्या कहोगे, इंटरसेलुलर स्पेस। ये सेल के बीच जो स्पेस है उसको क्या कहोगे, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या खाली होता है, इज इट वैक्यूम, इज इट वैक्यूम, बिल्कुल नहीं बच्चों। वो क्या होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसको आप क्या कहते हो, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या कहोगे, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहोगे, है ना। तो ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में क्या बच्चों, ये सब छोटे छोटे गोल गोल वाले लड्डू हैं। ये छोटे छोटे जो गोल गोल वाले लड्डू हैं वो बेसिकली है क्या, ये सेल से बना हुआ चीजें हैं। उसको मैं क्या बोलूंगा, सेल प्रोडक्ट कहूंगा। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा बच्चों, दिस इज सेल प्रोडक्ट। क्या कहूंगा, सेल प्रोडक्ट। तो देखो, अगर ये टिश्यू कह रहा हूं तो ये टिश्यू किससे बना हुआ है, मैट्रिक्स से बना हुआ है। और ये मैट्रिक्स किससे बना है बच्चों, सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ है। और ये क्या है बच्चों, सेल है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है वो किससे बना होगा, सेल से तो बना होता है, उसके साथ साथ सेल के प्रोडक्ट से भी बना होगा। किससे बना होगा, सेल के प्रोडक्ट से। ये पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है सेल और सेल प्रोडक्ट से बना होगा। सेल प्रोडक्ट वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो यस कर दो बच्चों। अगर आ गया समझ में तो यस कर दो बच्चों। ओके, क्लियर, ग्रेट। अब हाफ स्क्रीन आ रहा है तो
आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों? ओके ग्रेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? उसके बाद मैं बात करूंगा दोनों के बारे में, एक साथ बात करेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना है बच्चों, जब आप श्वान की बात करते हो तो ये कब की बात है बच्चों? 1839 की बात है। ये कैलेंडर आपको याद रखना है, 1839 की बात है। ओके, चलो बहुत अच्छा। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? स्क्लेडेन और स्वान के बारे में। किसके बारे में? स्क्लेडेन और श्वान के बारे में, ठीक है। और ये दोनों ने क्या किया था, और ये दोनों जब कुछ बताया था तो वो कब की बात है बच्चों? 1839 की बात है। तो मैंने 3 कैलेंडर दो बता दिया बच्चों, कौन कौन सा? एक तो 1838 और एक कौन सा? 1839, ठीक है। अब ये दोनों ने क्या कहा बच्चों? उन्होंने क्या दिया बच्चों? दोनों मिलके क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? स्क्वान और स्क्लेडेन दोनों मिलके क्या दिए? सेल थ्योरी दिए। लेकिन स्क्वान अकेले ने क्या दिया? सेल हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने सेल हाइपोथेसिस दिया था अकेले ने, ठीक है। और दोनों मिलके क्या दिया बच्चों? सेल थ्योरी दिया। अब उन्होंने जब सेल थ्योरी दिए तो उन्होंने क्या बताया बच्चों? इस सेल थ्योरी में क्या कहा? उन्होंने बहुत सारी चीजें कहा कि सेल ऐसे होता है, वैसे होता है, उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने इसका एक मेजर ड्रॉबैक था। तो उन्होंने, वो ड्रॉबैक कौन सा था बच्चों? उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कह पाया कि जो नया सेल है वो कैसे बनता है। नया सेल है वो कैसे बनता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मैं क्या लिखूंगा? दे डिड नॉट एक्सप्लेन और दे कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स अराइज। नया सेल कैसे बनेगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने सेल थ्योरी तो दिया, वहां पे बहुत सारी चीजें बताए, लेकिन कैसे नया सेल कैसे डेवलप होता है, अराइज होता है, वो चीज नहीं कह पाए, ठीक है। वो चीज नहीं कह पाए। तो वो नया सेल कैसे बनेगा उसको किसने कहा बच्चों? उसको कहा किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। और ये बात कब की है? 1855 की। कब की बात है? 1855, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने ये कहा कि जो नया सेल होता है वो कैसे बनेगा? पुराने सेल से बना होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कोई सेल है बच्चों, यहाँ पे क्या है? कोई सेल है, और इस सेल में क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल डिवीजन। तो ये सेल में जब सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा बच्चों? नए सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? नए सेल्स। तो इसको मैंने क्या कहा बच्चों? न्यू सेल कहा। क्या कहा? न्यू सेल। और इस सेल में जब डिवीजन होगा तो ये 2 सेल बनेंगे। तो इस सेल में जब डिवीजन होगा और ये 2 सेल बनेंगे तो आप बताओ ये सेल होगा क्या? नहीं होगा। ये तो क्या होगा? गायब हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सपोज ये गुलाब जामुन है, ठीक है। अब इस गुलाब जामुन को आपने क्या किया? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद ये गुलाब जामुन बना और ये गुलाब जामुन बना। तो जब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो बच्चों बताओ ये गुलाब जामुन और रहेगा क्या? नहीं, वो तो इसमें और इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें और इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस यहाँ पे जो गुलाब जामुन था उसको मैं क्या बोलूंगा? प्री एग्जिस्टिंग, पहले था अब नहीं है, वो तो इन दोनों में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसको इसीलिए मैं आप इस सेल को क्या कहते हो बच्चों? प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या कहते हो? ये जो सेल है इसी सेल को आपने क्या कहा? प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल पहले था लेकिन अब क्या हुआ? डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, तो उसको आपने क्या कहा? आपने उसको न्यू प्री एग्जिस्टिंग सेल कहा। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनता है। और कैसे बनेगा बच्चों? सेल डिवीजन। और इन्होंने यहाँ पे क्या कहा था? इन्होंने क्या नहीं कहा था बच्चों? कैसे नए सेल बनता है उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? उन्होंने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि न्यू सेल कैसे डेवलप होता है। और कैसे डेवलप होता है? बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। कैसे बनेगा? सेल डिवीजन से बनेगा। इतना समझ में आया ना, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? ही सेड कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो कहां से बनेंगे बच्चों? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। कैसे बनेंगे? थ्रू सेल डिवीजन। कैसे बनेंगे? सेल डिवीजन से बनेंगे, ठीक है। अब देखो, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है उसको लैटिन लैंग्वेज में, ये जो स्टेटमेंट है इसको आप लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों? लैटिन लैंग्वेज में कहते हो ऑम्निस सेलुला ई सेलुला।
क्या कहते हो, ओमनीसेल्युलर सेलुला। ओमनीसेल्युलर सेलुला का मतलब क्या है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अब उसके तो उन्होंने कह दिया कैसे बनता है न्यू सेल बच्चों, सेल डिवीजन होके, क्या होके, सेल डिवीजन होके। उसके बाद और एक चीज क्या है बच्चों कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, ही मॉडिफाइड एंड उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। ही मॉडिफाइड एंड गेव ए फाइनल शेप उन्होंने क्या किया बच्चों, सेल थ्योरी को मॉडिफाई भी किया, क्या क्या, सेल थ्योरी को मॉडिफाई भी किया और उसके साथ साथ उसको एक फाइनल शेप दिया। तो इतना चीज आपको याद रखना है, इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो एक सवाल आ चुका है बच्चों, उस सवाल को देखते हैं। इसको करो बच्चों, देखो 2019 में आ चुका है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी में से कुछ लिखो आप। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, वी हैव 13 मिनट्स। ओके, हमारे पास क्या है, 13 मिनट है। जिसको जाना है वो चले जाए भाई। हमने क्या कब कहा पढ़ो बोल के, मैंने कहा कि आपको पढ़ो बोल के, आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मुझे क्या जाता है। जिसको पढ़ना वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, चले जाओ भाई। कौन कहा आपको पढ़ने के लिए बताओ, छुट्टी बोल रहे हैं, अजीब है भाई। हाँ, छुट्टी क्यों है, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, पता है ना बच्चों। चलो बहुत हो जाएगा, आगे बोलूंगा मैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, उसको थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। क्या कि जब मैं बात करता हूं ऑनियन पील सेल के बारे में, कौन सा सेल बच्चों, ऑनियन का पील का सेल देख रहा हूं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लीज स्टॉप चैटिंग बच्चों। ये ऑनियन का पील का सेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करेगा टिपिकल प्लांट सेल को। किसको बच्चों, टिपिकल प्लांट सेल। अब यहां पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, कुछ बच्चों को आ रहा होगा कि टिपिकल प्लांट सेल का मतलब क्या है, यही बोल रहे हो ना बच्चों। तो टिपिकल प्लांट सेल का मतलब क्या है, देखो मान लो यहां पे कुछ सेल है बच्चों, यहां पे ये सारा का सारा क्या है, एक एक सेल है। ठीक है, इस सेल में मान लो ऑर्गेनल ए है, ऑर्गेनल बी है, यहाँ पे ऑर्गेनल बी ए सी है, यहाँ पे मान लो ऑर्गेनल डी ई है, और यहाँ पे मान लो क्या है, ऑर्गेनल ए बी सी डी ई है। ठीक है, ये सेल 1, ये सेल 2, ये सेल 3 और ये मान लो क्या है, सेल 4 है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के सेल मैंने लिया। ओके, अब देखो तो इन सभी सेल में से कौन से सेल को मैं क्या कहूंगा, कौन से सेल को टिपिकल प्लांट सेल कहूंगा बच्चों, 4 को कहूंगा। तो टिपिकल प्लांट सेल का मतलब क्या है, वो प्लांट सेल जिस सेल में हर तरह के क्या होगा, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, हर तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होगा, जो कि एक प्लांट सेल में होना चाहिए। उस तरह के सेल को आप क्या कहोगे, टिपिकल प्लांट सेल। रिपीट कर रहा हूं, वो प्लांट सेल जिसमें प्लांट सेल में जो जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होना चाहिए था वो सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसको आप क्या कहोगे, टिपिकल प्लांट सेल कहोगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, सीव ट्यूब सेल। कौन सा सेल, सीव ट्यूब सेल। ये आगे पढ़ेंगे बच्चों। फ्लोएम, फ्लोएम का नाम तो सुना होगा ना आपने। तो फ्लोएम के अंदर एक सेल होता है जिसको आप क्या कहते हो, सीव ट्यूब सेल कहते हो। और ये सीव ट्यूब सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। तो न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो इस सीव ट्यूब सेल को मैं टिपिकल प्लांट सेल बोलूंगा क्या बच्चों, नहीं कह पाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसी सेल को टिपिकल प्लांट सेल कहोगे जिसमें क्या होगा, हर तरह के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और क्योंकि इस ओनियन प्लांट सेल में, ओनियन का पील का जो सेल है, उस सेल में हर तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक प्लांट सेल में होना चाहिए, इसीलिए इस सेल को आपने क्या नाम दिया, इसको आपने कहा, क्या कहा, टिपिकल प्लांट सेल कहा। और इस टिपिकल प्लांट सेल में क्या क्या होगा, देखो इस टिपिकल प्लांट सेल में बच्चों यहाँ पे बाहर की तरफ क्या होगा,
एक स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर और एक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर और एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो बच्चों, इसको आप कहते हो सेल वॉल, क्या कहोगे, सेल वॉल, और इसको आप क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कहोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज आपको याद रखना है क्या, कि ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है बच्चों, देखो मैं इसको थोड़ा सा थिक बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, थोड़ा सा थिक बना रहा हूं। मतलब क्या है, जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों का थिकनेस एक जैसा नहीं होता है, और थिक कौन होगा बच्चों, थिक होता है सेल वॉल, कौन होता है, सेल वॉल होता है। इतना समझ में आया ना बच्चों। तो और इसीलिए हम क्या कहते हैं, और एनसीईआरटी भी क्या लिखता है बच्चों, वो ये लिखता है कि जो प्लांट सेल है, क्या है बच्चों, एक टिपिकल प्लांट सेल, उसमें क्या होगा, उसमें इट हैज, उसमें क्या होगा, सेल वॉल होगा और क्या होगा बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, दोनों होगा। और इन दोनों में डायग्राम से साफ साफ पता चल रहा है कौन बाहर है, सेल वॉल बाहर है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, सेल वॉल के नीचे क्या लिख सकता हूं बच्चों, दिस इज आउटर, और कौन नीचे है बच्चों, कौन नीचे तो नहीं, अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इनर, ठीक है। और देखो और एक चीज क्या बच्चों, कि यहाँ पे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप आराम से क्या कर रहे हो बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, मतलब डिस्टिंक्ट कर पा रहे हो, है ना। तो इसलिए आप क्या कहते हो उसको, दिस इज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। ये वर्ड एनसीईआरटी लिखता है। डिस्टिंक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग है, वो अलग है, इसलिए मैंने क्या कहा, डिस्टिंक्ट कहा, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर के बारे में अगर थिकनेस की बात करूंगा, थिकर कौन है बच्चों, सेल वॉल है, डायग्राम से पता चल रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, दिस इज रिलेटिवली थिक एंड दिस इज रिलेटिवली थिन, इतना, ठीक है। उसके बाद जब आप बात करोगे किसके बारे में बच्चों, ह्यूमन का चीक का सेल, ह्यूमन के चीक के सेल के बारे में बात करते हो, तो ये वो सेल है जिसमें हर तरह के वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जो एक एनिमल सेल में होना चाहिए था। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं, इट रिप्रेजेंट्स टिपिकल एनिमल सेल। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, टिपिकल एनिमल सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इस एनिमल सेल में क्या होगा बच्चों, इस एनिमल सेल में अगर मैं ये एनिमल सेल बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, दिस इज प्लांट सेल, और ये क्या है बच्चों, एनिमल सेल है, ठीक है। और इस एनिमल सेल में बाहर क्या है बच्चों, एक थिन लेयर प्रेजेंट है, क्या है, थिन लेयर प्रेजेंट है, और ये थिन लेयर बेसिकली है क्या बच्चों, ये थिन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, इट हैज आउटर थिन लेयर, और इसी आउटर थिन लेयर को आप क्या कहते हो, दिस इज टुडे नोन एज, दिस इज नोन एज, के ए का मतलब क्या बच्चों, नोन एज, के ए का मतलब क्या है, नोन एज। इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर जिसका दूसरा नाम क्या बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बच्चों, देखो जब आप बात करते हो किसके बारे में, तो हमने तो देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल देखा, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देखा। सो वी हैव 6 मिनट्स, ओके, 6 मिनट्स तक मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। तो अगर मैं बात करता हूं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, तो उनमें कुछ फीचर्स कॉमन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं बच्चों, प्लांट सेल, और क्या लिख रहा हूं, प्लस एनिमल सेल। तो इन दोनों में क्या होता है, कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं, ठीक है। और ये दोनों किस तरह के सेल्स होते हैं बच्चों, दे आर यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, वो सेल जिसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। हाँ बच्चों, और एक चीज यहाँ पे एक बच्चा ने पूछा, तो उसको मैं बता देता हूं बच्चों। ये जो आउटर थिन लेयर है बच्चों, वो कैसे काम करता है, डीलिमिटिंग लेयर के तरह काम करेगा। डीलिमिटिंग मतलब क्या है, ये अगर डीलिमिटिंग लेयर है मतलब ये सेल कितना तक फैला हुआ है, उसका बाउंड्री कितना तक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, डीलिमिटिंग लेयर, ठीक है। तो अगर इतना तक ही फैला हुआ है, ये सेल है इतना तक ही फैला हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस स्ट्रक्चर इज डीलिमिटिंग दिस एंटायर सेल, ऐसे बोलूंगा, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूं इसके बारे में। तो ये मैं जब बात कर रहा हूं यूकैरियोटिक सेल, मतलब किसकी बारे में बात कर रहा हूं, एनिमल सेल की भी बारे में बात कर रहा हूं और प्लांट सेल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। दोनों में क्या होता है, कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इन दोनों सेल में, मतलब प्लांट और एनिमल सेल में
क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। और होगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, पॉजिटिव लिखूंगा, ठीक है। और कुछ बुक्स में आपको क्या लिखाई देगा दिखेगा बच्चों, वेल डिफाइंड लिखेगा। क्या लिखेगा, वेल डिफाइंड, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड की जगह पे क्या लिखेगा, वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कौन सा है उसको हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, कहां पे, न्यूक्लियस पढ़ते वक्त, ओके। तो जब मैं बात करता हूं किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बच्चों, क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। अब आप पूछोगे कि सर ये जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है। देखो, वो केमिकल जिसमें जीन होगा, जिस केमिकल में जीन होता है उसको आप क्या कहते हो, जेनेटिक मटेरियल। और जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पे जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है बच्चों, दिस इज डीएनए। क्या है, डीएनए। मतलब आप क्या कहोगे, जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा ऐसा नहीं है, उसके अलावा कुछ दूसरे ऑर्गेनेल भी होंगे। न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है, उसके अलावा कुछ दूसरे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपका क्या हो गया बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, है ना, लाइसोसोम, ये सारा प्रेजेंट होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कितने टाइप के राइबोसोम होते हैं बच्चों, 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं। एक को आप क्या कहते हो, 70S टाइप, एस एक यूनिट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और एक कौन सा बच्चों, 80S। कौन सा, 80S राइबोसोम। तो इस तरह से 2 टाइप के राइबोसोम मिलेंगे, ओके। अब उसके बाद क्या है बच्चों, तो ये हमने क्या देखा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सिमिलरिटीज है उसके बारे में बात किया। अब हम बात करें किसके बारे में बच्चों, अब मैं बात करूंगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। कौन से सेल के बारे में बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हो तो वहां पे क्या नहीं होगा, देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या था बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। यहाँ पे क्या था बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगा। तो उसी को हम देखेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसको और आप क्या कहोगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वो क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होगा। तो इसकी जगह पे कुछ दूसरा होता है जिसको आप क्या कहते हो बच्चों, जिसको आप न्यूक्लियोइड कहते हो। क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब उसके साथ साथ यहां पे और क्या होगा बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी क्या होगा बच्चों, यहां पे एब्सेंट होगा, दिस इज ऑल्सो एब्सेंट। और यहां पे क्या होगा बच्चों, लेकिन यहां पे राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होगा, ठीक है। अभी जो राइबोसोम है वो कौन सा राइबोसोम होगा बच्चों, 70S टाइप का राइबोसोम होगा। कौन सा, 70S का राइबोसोम होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों। अब उसके बाद मैं क्या कहूंगा बच्चों कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, पीके इज प्रोकैरियोट और ईके इज यूकैरियोट। तो इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज होगा, इतना बता के मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, ठीक है। दोनों में क्या होता है बच्चों, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। दोनों में क्या होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सेमी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको मैं क्या बोलूंगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूं। तो साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, दिस इज दी सेमी फ्लूइड इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। सेल के अंदर, अगर ये मान लो क्या है, सेल है और सेल में ये क्या है बच्चों, सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को आप क्या कहते हो, साइटोप्लाज्म कहते हो। हालांकि ये क्या होना चाहिए, साइटोसोल होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी साइटोप्लाज्म लिख देता है तो उसको हम लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो सेल है बच्चों, सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। और इनमें से ज्यादातर रिएक्शन किस में होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। और क्योंकि ये ज्यादातर रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, इसीलिए आप क्या कहते हो, दिस इज दी मेन एरेना। एरेना का मतलब क्या, एरिया बोल रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। क्या है बच्चों, सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिया कौन सा है बच्चों, साइटोप्लाज्म,
ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे होता है, और उन रिएक्शंस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर ये बहुत सारे रिएक्शंस होंगे तभी जाके सेल क्या होगा बच्चों, वो लिविंग स्टेट में रहेगा। कैसे रहेगा, लिविंग स्टेट में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि साइटोप्लाज्म इज द साइट वेयर वेरियस रिएक्शंस, ये क्या है बच्चों, रिएक्शंस है, वेरियस रिएक्शंस टेक प्लेस which keeps cell in living state। सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, रिएक्शंस होना चाहिए, और वो रिएक्शंस, ज्यादातर रिएक्शंस कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, अब ये और एक चीज बता रहा हूं बच्चों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रहा है, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर भी रिएक्शन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, एरेना मतलब एरिया बोल रहा हूं बच्चों, एरेना मतलब क्या है, एरिया बोल रहा हूं। ठीक है, और एक चीज है, मैं यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा चीज है बच्चों जो कि एनसीईआरटी लिखता है क्या, कि जो एनिमल सेल है, कौन सा सेल बच्चों, एनिमल सेल, वहां पे और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसको आप क्या कहते हो, सेंट्रोजोम। क्या कहते हो, सेंट्रोजोम। दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें और मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, अभी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। और एक कहाँ हेल्प करता है बच्चों, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो क्या लिखूंगा, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतना था बच्चों आज के लिए, हालांकि और भी चीजें था लेकिन हमारा टाइम हो गया। पीके इज प्रोकैरियोट और ईके इज यूकैरियोट, पीके इज प्रोकैरियोट, ईके इज यूकैरियोट। ओके, और एक चीज मैं बताता हूं बच्चों क्या, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लास अटेंड करते हैं, अलग अलग कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, वही बच्चों का सिलेक्शन होता है जो सीरियस होता है। ठीक है, तो बाकी लोगों को मत देखो, आप जो पढ़ रहे हो खुद से पढ़ो। ओके, कोई डाउट है तो पूछो बच्चों, डाउट है तो पूछो। एनी डाउट्स? ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।